Hello friends, class 8th. Once again I am teaching you geography, 5th chapter about the industry. Have you ever given a thoughts? क्या आपने कभी ये सोचा है, विचार आया है to fact इस तथ्य के बारे में? नोटबुक जो हम use for writing, the notebook which we are using for writing something has come to you. हमारे पास after a long process of manufacturing से आई है. It started its life. इसका जो लाइफ है एज ए पार्ट ऑफ ट्री, वो एक ट्री का हिस्सा है. इट वॉज कट डाउन एंड ट्रांसपोर्ट टू पल्प मिल. ये काटा जाता है और पल्प मिल में जहाँ पेपर बनते हैं वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है. दियर द वुड ऑफ ट्री वॉज प्रोसीड. वहां पे वो लकड़ियां का जो पेड़ है, लकड़ियां है पेड़ों की, प्रोसेस्ड की जाती है और कन्वर्ट बदली जाती है वुड पल्प में. लकड़ी के छोटे छोटे पल्प में कन्वर्ट किया जाता है. द वुड पल्प फिर मिक्स करके केमिकल में फाइनली चेंज इनटू पेपर बाय मशीन विद द हेल्प ऑफ मशीन. नाउ फाइनली बाय यूजिंग द केमिकल द वुड पल्प नाउ चेंज इनटू पेपर. दिस पेपर फाउंड इट वे. अब आखिरकार पेपर बन जाते हैं केमिकल मिक्स करके वुड पल्प में. फाउंड इट वे टू द प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल. जो शाई केमिकल से बनती है, प्रेस वेयर इंक मेड फ्रॉम केमिकल वाज यूज्ड टू प्रिंट द लाइन. वो प्रिंट पेजेज में लाइन प्रिंट करने के लिए यूज की जाती है. द पेजेज वेयर द बाउंड इन द फॉर्म ऑफ नोटबुक. और उस पेजेज को फिर एक नोटबुक के रूप में बाउंड यानी बांधा जाता है, पैक्ड किया जाता है और सेंड टू द मार्केट, और मार्केट में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है. फाइनली इज रीच योर हैंड. और फाइनली वो आपके हाथों में एक नोटबुक के रूप में आती है. सेकेंडरी एक्टिविटी अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी एक्टिविटी और द मैन्युफैक्चरिंग चेंज, वी सॉ द रॉ मटेरियल. सम ट्रीज हैं, ट्री आर कंसीडर्ड एज ए रॉ मटेरियल्स इन टू प्रोड्यूस अ मोर वैल्यूज टू पीपल. जहां हम रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करके और ज्यादा वैल्यूबल बना के पीपल्स को हैंड ओवर करते हैं. एज यू हैव सीन, जैसा हमने देखा है, पल्प वॉज चेंज इनटू पेपर. पल्प को पेपर में चेंज किया गया था एंड पेपर इनटू ए नोटबुक. और पेपर को नोटबुक में बदल दिया गया. दीज प्रेजेंट टू स्टेजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की दो प्रोसेस चलती हैं. द पेपर मेड फ्रॉम पल्प. जो पेपर है पल्प से बनाया जाता है. एंड क्लोथ मेड फ्रॉम कॉटन. और क्लोथ कॉटन से बनाया जाता है. कॉटन एक रॉ मटेरियल का काम करता है. हैव वैल्यू एडेड टू दम ईच स्टेजेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. जो इनकी स्टेजेज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होते हैं हैज मोर वैल्यू. इनकी ज्यादा वैल्यू होती है एंड यूटिलिटी देन द रॉ मटेरियल दैट इज मेड फ्रॉम. अगर हम इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्री रिफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री जो है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ गुड. इसमें जिसमें इंडस्ट्री में प्रोडक्शन होता है गुड्स का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज. दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जहां प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है. कोल माइनिंग है इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल होता है जहां कोल माइनिंग में कोल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. और टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री में जहां हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, अगर हम इन इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड करें तो हम देखेंगे इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. जो इंडस्ट्री है रॉ मटेरियल के बेस पर इनको क्लासिफाइड किया जाता है साइज एंड ओनरशिप के आधार पर. अब अगर हम रॉ मटेरियल देखें, इफ वी सी द रॉ मटेरियल्स, तो हमें इसमें देखेंगे रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में भी एग्रो वेस्ट. इंडस्ट्री एग्रो वेस्ट हो सकती है, मिनरल वेस्ट हो सकती है, मैरीन वेस्ट हो सकती है, एंड फॉरेस्ट वेस्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के टाइप पे डिपेंड करता है. दे यूज एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज हैं यूज प्लांट्स एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट एज देयर रॉ मटेरियल्स. फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, वेजिटेबल ऑयल्स है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में जो आती हैं. फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज आर एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें
आर अ प्राइमरी इंडस्ट्री डेट यूज मिनरल्स। वो प्राइमरी इंडस्ट्री जो मिनरल्स पे डिपेंड है, मिनरल्स ओर पर, जैसे रॉ मटेरियल्स हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दीज इंडस्ट्रीबल, जो इस इंडस्ट्री से प्रोडक्ट निकलता है, फीड अदर इंडस्ट्री, वो अदर इंडस्ट्री को क्या करते हैं, फीड करते हैं, यानी अदर इंडस्ट्रियाँ इन पे डिपेंड होती हैं। आयरन मेड फ्रॉम आयरन, और आयरन ओर से बनता है आयरन, इज द प्रोडक्ट ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ये मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। दिस इज यूज एज रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल के रूप में यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ अदर प्रोडक्ट, जिसमें अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, सच एज हैवी मशीनरी। जैसे आयरन ओर से आयरन बनता है, फिर आयरन से हैवी मशीनरी बनती हैं, बिल्डिंग्स मटेरियल बनते हैं, बिल्डिंग एंड रेलवे कोचेज बनाए जाते हैं। मैराइन बेस्ड इंडस्ट्री जो है यूज प्रोडक्ट फ्रॉम सी, और ओशियन से जो रॉ मटेरियल निकलते हैं वो डिपेंड होते हैं मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज पर। इंडस्ट्री प्रोसेसिंग जैसे सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फिश ऑयल जैसे है, जब मछली का तेल बनता है, सब एग्जाम्पल। इसी तरह से फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं यूटिलाइज फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस डिपेंड होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल। इंडस्ट्रीज एसोसिएट विथ फॉरेस्ट आर पल्प एंड पेपर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो फॉरेस्ट और पल्प से डिपेंड है। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री जो है यूटिलाइज फॉरेस्ट एज ए रॉ। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं, जो रॉ मटेरियल के रूप में यूज करते हैं हम। इंडस्ट्री एसोसिएट विथ फॉरेस्ट आर पल्प, उसको पल्प बोलते हैं, एंड पेपर, फार्मास्यूटिकल, फर्नीचर और बिल्डिंग्स में जो यूज किए जाते हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए। जैसे प्लाईवुड उद्योग है, प्लाई बनती है जहाँ पर, यहाँ खिड़की दरवाजे बनाए जाते हैं, या पेपर्स बनाए जाते हैं, या न्यूज़पेपर नोटबुक्स छपती हैं। हालांकि ये रिसाइकिल है। साइज की अगर हम बात करें, साइज के आधार पर, अभी रॉ मटेरियल के बेसिस पर हमने पढ़ा था, फिर मिनरल बेस्ड, फिर मैराइन बेस्ड, फिर फॉरेस्ट बेस्ड। अब साइज के आधार पर इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल, कई सारे पीपल जो हैं एम्प्लॉयड, एंड वॉल्यूम ऑफ जो प्रोडक्शंस हैं। बेस्ड ऑन साइज इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, साइज के आधार पर इंडस्ट्री को क्लासिफाइड किया जा सकता है स्मॉल स्केल में और लार्ज स्केल में, साइज के आधार पर। लेकिन साइज अगर छोटा है तो कम कैपिटल चाहिए, कम पैसा चाहिए। बड़ी अगर हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हमें ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री जो है टाइप ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आनी जाती हैं। वेयर द प्रोडक्ट आर मैन्युफैक्चर्ड, जहां हाथों से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है आर्टिशियंस के द्वारा, जैसे बास्केट वेविंग, टोकरी बनाना, पोएट्री, मिट्टी के बर्तन बनाना। अदर हैंडीक्राफ्ट आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जैसे मोमबत्ती बनाना, माचिस बनाना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, ये क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री में आएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है यूज लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें लेसर अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए एंड टेक्नोलॉजी एज लार्ज स्केल इंडस्ट्री के मुकाबले में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में कम कैपिटल चाहिए और कम टेक्नोलॉजी या कम मशीनों का यूज होता है। डेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इज हायर एंड टेक्नोलॉजी यूज इज सुपीरियर इन लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है उसमें हमें ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा चाहिए, क्यों वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होता है। द प्रोडक्शन इज मोर, दैट इज वाई वी यूज द न्यू टेक्नोलॉजीज इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। सिल्क वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती हैं जहां सिल्क वेव किया जाता है, और जहां पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आती हैं। प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल, जहां ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां जो हैं, हैवी मशीनरी यूज होती हैं, वहां पर लार्ज स्केल इंडस्ट्री माने जाते हैं। ओनरशिप के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। ओनरशिप इंडस्ट्री कैन बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन और पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर या स्टेट ओन, स्टेट के द्वारा ओन होती है, या किसी इंडिविजुअल प्राइवेट पर्सन के द्वारा, या पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के द्वारा, या जॉइंट सेक्टर यानी गवर्नमेंट और इंडिविजुअल के द्वारा। और कोऑपरेटिव सेक्टर भी होते हैं,
प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो होती हैं आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल, वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं या किसी ग्रुप के द्वारा। द पब्लिक सेक्टर जो है इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्री है वो ओन और ऑपरेट की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसी प्रकार से स्टील अथॉरिटी की अगर हम बात करें, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भी आपका अंडर गवर्नमेंट है। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन एंड ऑपरेट बाय स्टेट और इंडिविजुअल के द्वारा, दोनों के द्वारा ग्रुप होता है जो जॉइंट सेक्टर जिसमें दोनों काम करते हैं। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड एक एग्जांपल है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का। ऐसे कोऑपरेटिव सेक्टर्स में आते हैं। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें एक प्राइवेट के द्वारा और एक प्रोड्यूसर के द्वारा एक ज्वाइंट काम होता है। कोऑपरेटिव सेक्टर्स में प्रोड्यूसर और सप्लायर, जो प्रोड्यूसर होता है और सप्लायर होता है रॉ मटेरियल का, और जो वर्कर्स होते हैं उनके सारा काम किया जाता है। जैसे आनंद मिल्क है यूनियन लिमिटेड और शुद्ध डेयरी आर सक्सेस स्टोरी कोऑपरेटिव वेंचर्स, जिसमें सहकारिता सेक्टर्स जिसे बोलते हैं, जिसमें जो प्रोड्यूसर होता है और जो सप्लायर होता है और इसमें जो रॉ मटेरियल्स लेबर्स वो करते हैं, उन सब का बराबर शेयर रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जिसमें हम किसी जगह पर इंडस्ट्री को हम सेंट्रलाइज करते हैं, कि हम कैसे कहते हैं कि यार ये इंडस्ट्री उसी जगह पर सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, आखिर क्यों है उस जगह डिसेंट्रलाइज। द फैक्टर को बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं लोकेशंस को, कि किसी जगह पर हम इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। आर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वो एक रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं, लैंड पर, वाटर पर, लेबर पर, पावर कैपिटल पर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट पर। इंडस्ट्री जो है आर सिचुएटेड वेयर सम ऑल ऑफ दिस फैक्टर आर इजिली अवेलेबल, जिसमें हम देखते हैं ये सारे फैक्टर जहां अवेलेबल है इंडस्ट्री वहां लोकलाइज हो, वहां पर हम स्टेब्लिश करते हैं या वहां डिसेंट्रलाइज करते हैं। जो इंडस्ट्री है हम देखते हैं वहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल है नहीं है, लेबर्स अवेलेबल है नहीं है, नंबर 2 ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, नंबर 3 मार्केट अवेलेबल है नहीं, नंबर 4 तो हम सारी चीजें ट्रांसपोर्ट कैपिटल पावर, बिजली है नहीं है वहां पर, पानी है नहीं है, लैंड वाटर लेबर इलेक्ट्रिसिटी सभी चीजें देखते हैं हम। ऑल दीज फैक्टर इजिली अवेलेबल होना किसी जगह पर, ये थोड़ा सा टफ लगता है कि कहीं पर ट्रांसपोर्टेशन भी है, रॉ मटेरियल भी है और पावर भी है वहां पर, बिजली भी है और लेबर भी है वहां पे, मार्केट भी है और फैक्ट्री भी स्टेब्लिश हम वहां पर कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सभी चीजों का एक जगह पर होना मुश्किल होता है। समटाइम गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इंसेंटिव लाइक सब्सिडी देती है, जैसे पावर में, बिजली में लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, वहां पर ट्रांसपोर्टेशन काफी दूर होता है, सड़क पे पास नहीं होता है, सड़क के पास नहीं होगा तो लेबर चार्ज बढ़ जाएगा। और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है वहां पर, सो दैट इंडस्ट्री में बी लोकेटेड, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर देने से गवर्नमेंट का एम होता है कि ताकि उन इलाकों में, उन बैकवर्ड इलाकों में भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया जा सके जहां पर लोगों के पास जॉब नहीं है, रॉ मटेरियल तो है, टेक्नोलॉजी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो गवर्नमेंट इनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, यानी कम कीमत पर, जैसे टैक्स कम कर देती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम कर देती है, या पावर में, बिजली में सब्सिडी देती है, कैपिटल प्रोवाइड कराती है, यानी इंडस्ट्री शुरू करने के लिए या फैक्ट्री शुरू करने के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कराती है, पावर में सब्सिडी देती है, बिजली में। तो ये इन सारी चीजों से किसी जगह पर इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करने में आसानी होती है। बैकवर्ड एरिया में, जो पिछड़े इलाके जहां पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है या जहां पर पावर अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफन लेड्स टू डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ टाउन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से उस जगह का, टाउन्स का, शहर का क्या होता है, ग्रोथ, विकास होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं शुद्ध डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर्स का एक फोटोग्राफ दिखाया गया है। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो किसी जगह पर अगर हमें फैक्ट्री स्टेब्लिश करनी है, अब हमने चंडाग में देखा, वहां पर फैक्ट्री देखी,
बहुत पुरानी लेकिन बंद हो चुकी है। लेकिन इस फैक्ट्री में हम देखते हैं कि पहले के टाइम पे बोला जाता है वहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल था। नंबर 1 रॉ मटेरियल था संडाक में, ट्रांसपोर्ट था, रोड से ज़्यादा दूर नहीं है, लैंड तो है ही है, लैंड अवेलेबल था, वहाँ बहुत बड़ा एरिया है, और पॉपुलेटेड एरिया से दूर है, पावर भी अवेलेबल था, वहाँ पर लेबर अवेलेबल थे, कैपिटल दिया गवर्नमेंट ने, और नज़दीक में मार्केट अवेलेबल था। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसके कारण किसी जगह पर हम इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और जो बैकवर्ड एरिया में अगर हमें ये सारी फैसिलिटी नहीं तो गवर्नमेंट उन इलाकों को डेवलप करने के लिए, फैक्ट्री या इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि वो बैकवर्ड इलाकों में इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करें। इंडस्ट्रियल सिस्टम की अगर हम बात करें, जो इंडस्ट्रियल सिस्टम है कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस जो होती हैं एंड आउटपुट प्रोसेस। 2 प्रोसेस चलती हैं। द इनपुट्स जो होती हैं उसमें रॉ मटेरियल्स आते हैं, लेबर आता है, कॉस्ट ऑफ लैंड आता है, जमीन की कॉस्ट क्या है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट आता है, अगर सड़क से दूर है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, सड़क के पास है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होगी। डायरेक्ट हम लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। पावर है, बिजली है, जो क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हमें बिजली चाहिए क्योंकि बहुत बड़ी मशीन है वहाँ। ऑटोमोबाइल सेक्टर है, ऑटोमोबाइल जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऑटोमोबाइल्स में बहुत ज़्यादा हमें पावर चाहिए होती है। और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए वहाँ पर, जैसे वहाँ की क्लाइमेट अच्छी होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, और चीप और स्किल्ड लेबर अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पर, वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पर। द प्रोसेस जो इंक्लूड होते हैं, वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज चलती हैं दैट कवर द रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में हम बदलते हैं। द आउटपुट्स जो आउटपुट्स निकलता है इसमें आर एंड प्रोडक्ट्स, अंतिम प्रोडक्ट माने जाते हैं, एंड इनकम अर्न फ्रॉम इट, और उससे इनकम होती है। इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री द इनपुट्स में भी कॉटन, जो इनपुट्स होता है कॉटन है, ह्यूमन लेबर है, फैक्ट्री है, एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है। द प्रोसेस इंक्लूड गाइनिंग, स्पाइनिंग किया जाता है, वेविंग किया जाता है, डाइंग उसे रंगा जाता है, प्रिंटिंग किया जाता है। आउटपुट इज द शर्ट, और जो आउटपुट निकलता है वो शर्ट है जो बन के तैयार हो जाती है। उसको स्पिनिंग काटा जाता है, वेविंग उसको बुना जाता है, डाइंग रंगा जाता है, प्रिंट किया जाता है, और उसके बाद जो शर्ट बन के आती है। इंडस्ट्रियल रीजन की अगर हम बात करें, इंडस्ट्रियल रीजन इमर्ज व्हेन ए नंबर, इंडस्ट्रियल रीजन वहाँ इमर्ज होते हैं जहाँ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, लोकेट होती हैं क्लोज टू ईच अदर, और एक दूसरे से क्लोज होती हैं, एंड शेयर द बेनिफिट ऑफ दियर क्लोजनेस, और अपने क्लोजनेस का उनको बेनिफिट मिलता है। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो है वर्ल्ड के आर ईस्टर्न नॉर्थन अमेरिका और वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप। ईस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न एशिया की अगर हम बात करें, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में टेंड्स टू बी लोकेटेड इन टेम्परेट एरियाज। जो इंडस्ट्रियल रीजन है वो कहाँ लोकेट होते हैं, टेम्परेट एरिया में लोकेट होते हैं जो समुद्र तट से नजदीक होते हैं। ये भी देखा जाता है, मार्केट तो देखा जाता है, ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी पावर जो देखी जाती है, और लेबर चीफ एंड स्किल्ड लेबर देखे जाते हैं, रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी देखा जाता है, क्लाइमेट देखा जाता है, अनदर इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाता है उस जगह का। इसके साथ साथ बड़े बड़े एरियाज हैं जहाँ ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर किया जाता है, वहाँ पर सी पोर्ट भी देखा जाता है ताकि अदर कंट्रीज में आसानी से एक्सपोर्ट किया जा सके। सी पोर्ट एंड स्पेशली नियर कोल फील्ड वहाँ पर अवेलेबल है नहीं, कोल अवेलेबल है नहीं है इंडस्ट्रीज को पावर सप्लाई करने के लिए। इंडिया है सेवरल इंडस्ट्रियल रीजन्स, इंडिया के पास कई ज़्यादा औद्योगिक रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई है आपका, पुणे है क्लस्टर, बेंगलोर है, तमिलनाडु है रीजन्स, हुगली है कोलकाता में, अहमदाबाद है, बड़ौदा रीजन्स, और छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है, छोटा नागपुर में इंडस्ट्रियल बेल्ट में तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं। विशाखापट्टनम है, सी पोर्ट भी है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, गुंटूर है आंध्र प्रदेश में, बेल्ट जो है गुड़गांव दिल्ली मेरठ, गुड़गांव हरियाणा में है, दिल्ली मेरठ, ये तीनों बेल्ट हैं जहाँ पर रीजन में आसानी से ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है। कोलम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ये पूरा झुंड है जो एक जगह से दूसरे, एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री से कनेक्टिविटी है ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा,
रॉ मटेरियल आसानी से या अदर जो मैन्युफैक्चर चीजें हैं दूसरी इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, आसानी से हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स भी हम अक्सर देखने को मिलता है हमें। इन इंडस्ट्रीज में हम देखते हैं अक्सर एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स मेनली अकर ड्यू टू टेक्निकल फेलियर के कारण। टेक्निकल फेलियर कभी हो जाता है, मशीन में कभी कोई फॉल्ट आ जाता है। इरिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग, जो गैर जिम्मेदार हैं उनको देने से, एंड हैजार्डियस मटेरियल्स कभी आ जाते हैं। वन ऑफ द वर्थ जो है इंडस्ट्रियल डिजास्टर हुआ था ऑफ ऑल टाइम, अगर इन भोपाल में ये एक बहुत फेमस हुआ था ये। ऑन 3 दिसंबर 1984 को अराउंड 12:30 AM टेक्निकल एक्सीडेंट हुआ था। टेक्नोलॉजिकल इज हाईली पॉइजनस जो थी MI मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस थी वो लीक हो गई थी विद हाइड्रोजन साइनाइड से मिक्सअप होके अदर रिएक्शंस हुए थे जिसके कारण लीक हो गई थी। और पेस्टिसाइड जो फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की, ऑफिशियल डेथ हुई थी इसमें 3598। 1989 में thousands who survive still suffer from one or many ailments like blindness। कई सारे लोग जो इससे सफर हुए थे उनको कई अदर तरह की जैसे ब्लाइंडनेस है, इम्पेयर्ड है, हियरिंग डिसेबिलिटी, इम्यूनिटी सिस्टम जो है उनका है, और गैस्ट्रोटेस्टिकल डिसऑर्डर है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में ये केस हुआ था जहां पर कई सारे लोग अंधे हो गए थे और कई सारे बहरे हो गए थे, कई सारे का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमजोर हो गया था और कई सारे लोगों की मौत हो गई थी। एक अनदर इंसिडेंट हम देखेंगे वो हुआ था 23 दिसंबर 2005 में ड्यू टू गैस वेल ब्लो आउट इन गाओ क्वाओ चोंगिंग चाइना में 243 पीपल मर गए थे जिसमें 9000 वेर इंजर्ड, 9000 जिसमें इंजर्ड हुए थे, एंड 64,000 वेर इवैक्यूएटेड। मैनी पीपल डाइड, कई सारे लोग इसमें मर गए बिकॉज दे वेर अनेबल टू रन आफ्टर द एक्सप्लोजन, क्योंकि जब वहां पर एक्सप्लोजन हुआ, विस्फोट हुआ, उसके बाद वो भागने में असमर्थ हुए, वो भाग नहीं पाए। दे कुड नॉट रन एट द टाइम ऑफ एक्सप्लोजन। दोज हु कुड नॉट एस्केप, जो अपने आप को बचा नहीं पाए, इन द टाइम सफर्ड बर्न टू, और बहुत सारों की आंखें क्या हुई, झुलस गई, स्किन झुलस गई, लंग्स झुल गए फ्रॉम द गैस, उस गैसों से। रिस्क रिडक्शन मेजर अगर हम देखें कि हमें कौन कौन से मेजर अपनाने चाहिए जिससे कि जो रिस्क है, खतरा है, उसको हम कम कर सकें, हमें कौन से मेजर अपनाने चाहिए। डेंसली जो पॉपुलेटेड है रेसिडेंशियल एरिया शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। जहाँ पॉपुलेटेड इलाके यानी अर्बनाइजेशन है, अर्बनाइजेशन से थोड़ा दूर हमें इंडस्ट्री को स्टैब्लिश करना चाहिए। हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन से कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल है, स्किल्ड लेबर है, पावर सप्लाई दी जानी चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए उनके लिए, नियर बाई में मार्केट अवेलेबल होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो। लेकिन वो अर्बनाइजेशन जहाँ पॉपुलेटेड एरिया है वहां से काफी दूर हो, क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं इंडस्ट्री, और इस तरह की जो हैजार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं वो ना हो। दूसरा, पीपल स्टेक इन वैक्सीनिटी ऑफ इंडस्ट्री शुड बी अवेयर, उनको अवेयर करना चाहिए टू स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन और हैजार्डियस सब्सटेंस एंड देयर पॉसिबिलिटी इफेक्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट अकर। जो लोग पीपल स्टे करते हैं विकिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज में शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ, उनको अवेयर होना चाहिए कि जो स्टोरेज है वहाँ का टॉक्सिन, जहरीला और हैजार्डियस सब्सटेंस जो कहीं इंडस्ट्री में है, और जिनके जो पॉसिबल इफेक्ट हैं वो क्या हो सकते हैं जब एक्सीडेंट होता है, इफ एन एक्सीडेंट अकर। तीसरा, फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव, जो फायर वार्निंग है, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, वहां पे इम्प्रूव करने चाहिए। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, ज्यादा से ज्यादा स्टोरेज जो कैपेसिटी है टॉक्सिक सब्सटेंस वो लिमिटेड करना चाहिए हमें, जहरीले पदार्थों की। पॉल्यूशन डाइवर्सन क्वालिटी इन इंडस्ट्री शुड बी, जिससे पॉल्यूशन हो रहा है, डिस्पर्सन क्वालिटी जो है इंडस्ट्रियल शुड बी, उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम करें मेजर इंडस्ट्रीज की, द वर्ल्ड मेजर इंडस्ट्रीज जो है आर द आयरन और स्टील इंडस्ट्री है। आज की डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है।
आज की डेट में इमर्जिंग है, दिस इंडस्ट्री इज ऑल्सो इमर्जिंग। द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री आर द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री। आयरन स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और ओल्डर इंडस्ट्री जो है वो भी काफ़ी क्या है, ओल्डर इंडस्ट्री है। वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग, उभरता हुआ, जो तेज़ी से आज लोगों में ट्रेंड में आ रहा है। द कंट्री इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज लोकेटेड, वो कंट्री जिसमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड है, जैसे जर्मनी में, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कंसंट्रेट इन इंडिया में भी कंसंट्रेट है इंडस्ट्री। हांगकांग है, जैसे साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। जो मेजर हब्स, केंद्र बन चुके हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री। आज सिलिकॉन वैली जो है सेंट्रल कैलिफोर्निया में और बेंगलोर में भी, इंडिया के बेंगलोर में भी सिलिकॉन वैली है, 2 जगह पर, जिसके कंप्यूटर की चिप्स बनती हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, लाइक अदर इंडस्ट्री के जैसे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को भी कई सारे इनपुट्स चाहिए प्रोसेस करने के लिए और उसका आउटपुट जो निकलेगा। दिस इज ए फीडर इंडस्ट्री है, हुज प्रोडक्ट्स आर यूज, जिसमें प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं एज रॉ मटेरियल के रूप में अदर इंडस्ट्रीज के लिए। जो इनपुट्स हम देखते हैं इंडस्ट्री में, हम इंक्लूड करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, जैसे कि आयरन ओर है, कोल है, लाइमस्टोन है, अलॉन्ग विथ लेबर के साथ, कैपिटल्स के साथ, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ लैंड हो सकता है, वाटर की अवेलेबिलिटी हो सकती है, वहाँ पर सी पोर्ट हो सकता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो जहाँ पर हो रहा है वो सिटी से थोड़ा दूर होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन, जो प्रोसेस होती है जिसमें हम आयरन को, ओर को स्टील में कन्वर्ट करते हैं, मैनी स्टेजेस पार करनी पड़ती है इसके लिए। द रॉ मटेरियल इज पुट, जो रॉ मटेरियल पुट किया जाता है ब्लास्ट फर्नेसेस, भट्टियों में, वेयर इट इज आउटपुट ऑब्टेन, जहाँ इसे पिघलाया भी जाता है, इट इज देन रिफाइन, उसके बाद उसे रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑब्टेन इज स्टील, और उसके बाद तो रिफाइन करने के बाद इसका आउटपुट निकलता है स्टील के रूप में, विच में बी यूज बाय अदर इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल। अदर इंडस्ट्रियों के द्वारा इसे रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, ये कहता है 8 टन ऑफ कोल चाहिए हमें, 4 टन आयरन चाहिए हमें, इससे 1 टन ऑफ लाइमस्टोन चाहिए, इससे क्या बनेगा आपका 1 टन स्टील बनेगा। आप समझ सकते हैं 8, 4 और 1, यानी कि 1 टन हमें चूना पत्थर चाहिए, 8 टन हमें कोयला चाहिए और 4 टन हमें आयरन चाहिए, तब जाके हमारा 1 टन स्टील बनेगा। यानी कोयला और आयरन चाहिए हमें, इसके अलावा हमें चूना पत्थर भी चाहिए, तब हमारा 1 टन स्टील बनेगा। स्टील इज टफ, स्टील काफी टफ है। इट कैन इजिली बी शेप्ड, इसको आसानी से आकार दिया जा सकता है, काटा जाता है और मेड इनटू वायर में कन्वर्ट किया जाता है। स्पेशल जो एलॉय होते हैं स्टील के कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स, इसमें ऐड किए जाते हैं, सच एज एल्यूमिनियम, निकिल, कॉपर। एलॉय गिव्स स्टील, एलॉय मिश्रण के कारण स्टील बनता है। अनयूजुअल हार्डनेस जो है, टफनेस और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, रेसिस्टेंस होती है इसमें, एबिलिटी। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन, आज की डेट में हम स्टील देखते हैं, ये बैकबोन माना जाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड, स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को अक्सर हम क्या कहते हैं, ऑफन कॉल्ड द, स्टील को बैकबोन माना जाता है मॉडर्न इंडस्ट्री की। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आयरन मेड, या तो आयरन और स्टील, आयरन की बनी होती है या स्टील की बनी होती है। हैज बीन मेड विद टूल्स एंड द मशीनरी ऑफ दीज मेटल। शिप जैसे हम देखते हैं, ट्रेन्स देखते हैं, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील के बने होते हैं। इवन द सेफ्टी पिन जो है और निडल्स हैं यू यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। ऑयल वेल्स जो है, तेल के कुएं, आर ड्रिल्ड, वो ड्रिल किए जाते हैं स्टील मशीनरी के द्वारा। यहाँ तक कि जो मशीनें हैं ड्रिलिंग करने के लिए वो भी स्टील की बनी होती है। स्टील पाइपलाइन जो है ट्रांसपोर्ट ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती हैं। मिनरल्स आर माइंड विथ
स्टील इक्विपमेंट्स, मिनरल्स को जो माइन किया जाता है वो भी स्टील इक्विपमेंट्स के द्वारा। फार्म मशीन्स वो भी स्टील की बनी होती हैं। लार्ज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो होती हैं वहाँ स्टील के फ्रेमवर्क होते हैं, फ्रेम बने होते हैं, जैसा कि हम आज की डेट में देखते हैं। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज लोकेटेड। 1800 AD तक हमने देखा कि जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी वाज लोकेटेड वेयर रॉ मटेरियल्स, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर वेयर इजिली अवेलेबल। जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज थी कहाँ लोकेटेड थी? जहाँ रॉ मटेरियल्स था, पावर सप्लाई थी, रनिंग बहता हुआ पानी था और इजिली अवेलेबल। लेटर उसके बाद आइडियल लोकेशन जो इंडस्ट्री की थी उन जगहों पर तलाशी गई जहाँ कोल माइन फील्ड थे, कोयले के मैदान और कैनाल्स के नजदीक, नहरों के नजदीक थे और रेलवे के नजदीक थे। उसके बाद आफ्टर 1950 हमने देखा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड लार्ज एरिया में, फ्लैट लैंड जो सी पोर्ट्स के नजदीक थी। इसके बाद धीरे धीरे दिस इज बिकॉज बाय दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज हो चुका था। आयरन ओर हैड बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम द ओवरसीज से हम इंपोर्ट कर सकते थे बाहर की कंट्रीज से। एडवांटेजेस अगर हम देखें रॉ मटेरियल का जहाँ एडवांटेज है, चीफ लेबर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट है और मार्केट अवेलेबल है। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग जो सेंटर्स हैं सच एज भिलाई जैसे कि छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन द रीजन दैट स्प्रेड ओवर 4 स्टेट्स में फैले हुए हैं, जो वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ में, भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु एंड अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। बिफोर 1947 अगर हम देखें, देयर वाज ओनली वन आयरन स्टील प्लांट्स। हमारे देश में केवल एक ही स्टील प्लांट था हमारे देश में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को के नाम से जाना जाता था। इट वॉज प्राइवेटली ओन, किसी प्राइवेट के द्वारा ओन किया गया था। आफ्टर इंडिपेंडेंस के आजादी के बाद गवर्नमेंट्स टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन स्टील प्लांट एस्टेब्लिश किए आजादी के बाद। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 1907 एट साकची, साकची नियर द कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर सोनले रेखा एंड खरकई, दो नदियों का जहाँ कन्फ्लुएंस है झारखंड में, वहां पर साकची में खोला गया था पहला टिस्को। लेटर द ऑन साकची वाज रीनेम, साकची का नाम बदल के जमशेदपुर कर दिया गया। ज्योग्राफिकली हम देखें जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड, जो जमशेदपुर है वो सबसे ज्यादा कन्वीनियंस स्थान रखता है जहाँ आयरन और स्टील इंडस्ट्री कंट्री में अवेलेबल होते हैं और इसीलिए जमशेदपुर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। साकची जो था वह चूजन टू सेट अप द स्टील प्लांट, स्टील प्लांट को सेट करने के लिए चुना गया था फॉर सेवरल रीजन, कई कारण थे। देयर वर द मैनी रीजन दैट साकची वाज चूजन एज अ आयरन एंड स्टील प्लांट। दिस प्लेस वाज ओनली 32 km अवे फ्रॉम द कालीमती स्टेशन, ये जो प्लेस था केवल 32 किलोमीटर ही दूर था कालीमती स्टेशन से। ऑन बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे था जो। इट वाज क्लोज टू आयरन और कोल एंड मैग्नीज डिपोजिट्स एज वेल एज टू कोलकाता, और कोलकाता के पास विच प्रोवाइडेड ए लार्ज मार्केट, जो एक बड़ा मार्केट प्रोवाइड करता था। टिस्को गेट कोल फ्रॉम झारिया, टिस्को जो है इसको कोयला जो मिलता है वो झारिया से मिलता है और कोलकाता एक बड़ा मार्केट है। आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट एंड मैग्नीज फ्रॉम उड़ीसा, और अगर हम लाइमस्टोन की बात करें, आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट और मैग्नीज जो उड़ीसा से मिलता है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से। खरकई एंड स्वर्ण रेखा जो रिवर है इंश्योर सफिशिएंट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव प्रोवाइड एडुकेट कैपिटल, पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट इनको कैपिटल प्रोवाइड कराती है, इनके विकास के लिए मनी प्रोवाइड कराती है। जमशेदपुर में सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं वेर सेटअप आफ्टर टिस्को, टिस्को के बाद सेटअप किए गए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव्स और पार्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल और
वायर अवेलेबल कराए गए वहाँ पर जमशेदपुर में। कई सारे प्लांट्स जो केमिकल हैं, लोकोमोटिव्स के हैं, इंजन के जो इंजन जहाँ बनते हैं उनको लोकोमोटिव्स बोलते हैं। केमिकल्स बनते हैं, एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट बनते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर्स हो गया या बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, हार्वेस्टिंग है, थ्रेसिंग मशीनें हैं, और टिन प्लेट्स, केबल एंड वायर बनती हैं। डेवलपमेंट अगर देखें हम आयरन का एंड स्टील इंडस्ट्री का, ओपन द डोर, एक दरवाजा खोल दिया टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इन इंडिया। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैवी ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लगभग जो सभी सेक्टर है इंडिया में वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पे डिपेंड है। इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं जो इसे। इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एज वेल एज मिनी स्टील प्लांट्स के द्वारा इट ऑल्सो इंक्लूड सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी प्रोडक्ट करते हैं, जैसे रोलिंग मिल्स हैं, एंसिलरीज इंडस्ट्रीज हैं। पिट्सबर्ग की अगर हम बात करें, जो पिट्सबर्ग है भारत का, पिट्सबर्ग जो होता है भारत का पिट्सबर्ग, जमशेदपुर, इट इज एन इम्पॉर्टेंट स्टील सिटीज है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का एक इम्पॉर्टेंट सिटी माना जाता है पिट्सबर्ग। स्टील इंडस्ट्री जो है एट पिट्सबर्ग इंजॉय लोकेशनल एडवांटेज। पिट्सबर्ग में कई सारे लोकेशनल एडवांटेजेस हैं जिस जगह पर वो लोकलाइज है। सम ऑफ द रॉ मटेरियल सच एज कोल इज अवेलेबल, जहाँ कोयला अवेलेबल है लोकली, वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइन, जहाँ तक कि जो आयरन ओर है आयरन माइन से आता है एट मिनीसोटा से, जहाँ पर अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग से इतना दूर है। बिटवीन दीज माइंस, इस माइंस के बीच में पिट्सबर्ग इज वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट रूट माना जाता है शिपिंग के लिए, जो चीफली है। द फेमस ग्रेट लेक वाटरवे ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम ग्रेट लेक टू द पिट्सबर्ग एरिया। अब हम देखते हैं जो ट्रेन्स हैं कैरी, वो क्या करती हैं, लेके आती हैं ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक टू पिट्सबर्ग। ग्रेट लेक से ओर को लेके आती हैं पिट्सबर्ग एरिया में। द ओहियो एंड मोनोजेलिया एंड एलिजेनी रिवर्स प्रोवाइड एडुकेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती हैं। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्जेस्ट स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज हम देखते हैं वेरी फ्यू ऑफ, बहुत कम ही ऐसे हैं जो लार्ज स्टील मिल्स हैं जो पिट्सबर्ग में हैं। दे आर लोकेटेड इन द वैली ऑफ मोंगोलिया एंड द एलिगेनी रिवर्स में। अब आप पिट्सबर्ग में फिनिश्ड स्टील जो होता है फिर ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाई बोथ लैंड और वाटर रूट के द्वारा। भारत का पिट्सबर्ग बोलते हैं जमशेदपुर को। पिट्सबर्ग एरिया हैज मैनी फैक्ट्री। जो पिट्सबर्ग एरिया है इसमें कई सारी फैक्ट्रीज हैं अदर दैन स्टील मिल्स। दी यूज स्टील एज दियर रॉ मटेरियल टू मेक मैनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं, सच एज रेल रोड बनाई जाती हैं, इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं, हैवी मशीनरी बनाई जाती हैं और रेल्स बनाई जाती हैं। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, वेबिंग क्लोथ जो है कपड़ों को बुनना फ्रॉम यार्न से एंशियंट आर्ट माना जाता है, प्राचीन कला है ये। कॉटन जो है वुल है, सिल्क है, जूट है, फ्लैक्स है, बीन यूज कपड़े बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है कैन बी डिवाइडेड ऑन द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो रॉ मटेरियल जो उनमें यूज किया जाता है उसके बेसिस पर डिवाइड की जाती है। फाइबर जो है रेसे रॉ मटेरियल्स हैं ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। फाइबर कैन बी नेचुरल, नेचुरल भी हो सकता है, आजकल मैनमेड भी फाइबर है। नेचुरल फाइबर जो है वूल है, सिल्क है, कॉटन है, लिनन है और जूट है। मैनमेड फाइबर जो है नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है और रेयन है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर हम देखें इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मानी जाती है संसार की। टिल द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अगर हम देखें 18th सेंचुरी में कॉटन क्लॉथ वाज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग। जो कॉटन क्लॉथ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया 18th सेंचुरी में, जो कॉटन क्लॉथ में हैंड स्पिनिंग टेक्निक से बनता था एंड लूम्स से। लेकिन 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आने से
यानी कि बिजली के द्वारा जो लूम्स चलते थे। डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ सबसे पहले ब्रिटेन में एंड लेटर इन अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। आज हम देखते हैं इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर माने जाते हैं कॉटन टेक्सटाइल के, जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में क्लोथ का मैन्युफैक्चर होता है। इंडिया हैज ए ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ, यहाँ इसका एक शानदार ट्रेडिशन रहा है प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी ऑफ कॉटन। इंडिया में कॉलोनियल पीरियड से, जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम से यहाँ पर एक बेस्ट क्वालिटी का कॉटन और दूसरा सिल्क प्रोडक्शंस होता था। इसके अलावा कई ज्यादा चीजें यहाँ पर मैन्युफैक्चर्ड की जाती थी। बिफोर द ब्रिटिश रूल, अगर हम देखें ब्रिटिश रूल में इंडियन जो थे हैंड स्पिन, हाथ से बने हुए स्पिन एंड हैंड वुवन क्लोथ जो थे हाथ से बने हुए कपड़े ऑलरेडी हैड ए वाइड मार्केट, उनका बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत ज्यादा डिमांड थी, अच्छी क्वालिटी के थे। इसके अलावा द मुस्लिम जो था ढाका का अ चिंज ऑफ द मुस्लीपट्टनम में चिंज जो था और कैलिकोज ऑफ कालीकत, ये सब कपड़े के वेराइटीज थी। एंड गोल्ड रॉड कॉटन और बुरहानपुर, सूरत एंड बड़ौदा वेर नोन, जो सूरत और बड़ौदा थे वो वर्ल्ड वाइड में बहुत जाने जाते थे फॉर दियर क्वालिटी, अपनी क्वालिटी के लिए और डिजाइन के लिए। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुमन क्लोथ, लेकिन जो हैंड वुमन क्लोथ है, हाथ से बने कपड़े टेक्सटाइल, वो इनके मुकाबले में काफी सस्ते होते होंगे, महंगे थे, क्योंकि हाथ से बने हुए थे वो हैंड वुमन क्लोथ। एंड टाइम कंज्यूमिंग, एक तो महंगे थे वो, दूसरा टाइम कंज्यूमिंग, समय ज्यादा लगता था उनमें, और जो मशीन्स में बने होते थे वो चीप थे और जल्दी प्रोडक्ट्स होता था उनका प्रोडक्शन। एंड ट्रेडिशन कॉटन टेक्सटाइल जो थे इंडस्ट्री, जो प्राचीन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो कंपटीशन फेस नहीं कर सकी नई टेक्सटाइल मिल से। इंडस्ट्री कुड नॉट फेस कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट में से आई थी, विच प्रोड्यूस चीप, जो सस्ते और अच्छे क्वालिटी के फैब्रिक बनाती थी। और मैकेनाइज इंडस्ट्रियल यूनिट, जो सस्ते भी होते थे और अच्छे भी होते थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज मशीन जो टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में 1854 में लगी थी। द वार्म जो था मॉइस्ट क्लाइमेट, अपोर्ट फ्रॉम इम्पोर्टिंग मशीनरी और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी कि जो गर्म और मॉइस्ट क्लाइमेट था यहाँ पे, और पोर्ट जो थे इंपोर्टिंग करते थे, पोर्ट अवेलेबिलिटी थी, मशीनों को इंपोर्ट किया जाता था उन पोर्टों के द्वारा, जहां से जहाजों के द्वारा, और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे और स्किल्ड लेबर थे इनके पास। रिजल्टेड इन रॉ एक्सपेंशन, रैपिड एक्सपेंशन, तेजी से इनका एक्सपेंस हुआ, बढ़ावा मिला इस इंडस्ट्री को इस क्षेत्र में। इनिशियली हम देखें दिस इंडस्ट्री फ्लोरिश्ड इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो इंडस्ट्री थी तेजी से महाराष्ट्र और गुजरात में फली फूली। अब इसके पीछे रीजन ये रहा होगा कि जो कॉटन, हमें कॉटन टेक्सटाइल के लिए हमें कॉटन चाहिए रॉ मटेरियल के रूप में, तो महाराष्ट्र और गुजरात में इतनी अच्छी क्लाइमेट थी कि वहाँ, और ब्लैक सॉइल अवेलेबल थी, जहाँ आसानी से वहाँ इन अच्छी क्लाइमेट में कॉटन अच्छे से फ्लोरिश होता था। बट टुडे फेवरेबल ह्यूमिडिटी क्लाइमेट थी वहाँ पे, लेकिन आज हम देखते हैं ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली। आजकल हम जो ह्यूमिडिटी की बात करें तो आर्टिफिशियली भी क्रिएट कर सकते हैं किसी जगह पर। एंड रॉ कॉटन, जो रॉ कॉटन था वहां पर वो प्योर था एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, सो इंडस्ट्री एज स्प्रेड, इसलिए जो इंडस्ट्री थी ऑफ इंडिया, कोयम्बटूर जो है, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, ये सब अदर इम्पोर्टेंट सिटीज हैं इंडिया के जहाँ टेक्सटाइल मिल स्टैब्लिश हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के अलावा आज हम आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी क्लाइमेट वहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके कारण हम आसानी से वहाँ रॉ मटेरियल में कॉटन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जिस कारण हम आसानी से वहाँ पर कॉटन टेक्सटाइल मिल को स्टैब्लिश कर सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन है, नियर बाई मार्केट है, और पावर है, वाटर अवेलेबिलिटी है, ये आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं।
अहमदाबाद की अगर हम बात करें, इट इज लोकेटेड इन गुजरात में लोकेटेड है, ऑन द बैंक ऑफ साबरमती नदी के किनारे। द फर्स्ट मिल जो स्टैब्लिश हुई थी 1859 में हुई थी। इट सोन बिकेम द सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी, बन गया भारत का वो मुंबई के बाद। अहमदाबाद वाज देयरफॉर ऑफन रिफर्ड टू एज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और भारत का पिट्सबर्ग किसे बोलते हैं, जमशेदपुर को। और वैसे पिट्सबर्ग कहाँ है, अमेरिका में। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, मैनचेस्टर इंग्लैंड में है वैसे, मेन मैनचेस्टर। और भारत का मैनचेस्टर जो कहा जाता है वो है अहमदाबाद, क्योंकि यहाँ मैनचेस्टर की तरह बहुत सारी मिलें हैं। फेवरेबल लोकेशन फैक्टर्स हैं वेयर रिस्पॉन्सिबल है इस डेवलपमेंट, विकास के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के विकास के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके कारण वह अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुआ है। कई सारे फैक्टर्स हैं इसके लिए। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज, जो अहमदाबाद है वो बहुत ही क्लोज सिचुएटेड है, कॉटन ग्रोइंग एरिया है ये। द इंश्योर ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल है यहाँ पे। द क्लाइमेट इज आइडियल है यहाँ के लिए, स्पैनिंग और वेविंग करने के लिए, काटने के लिए और बुनने के लिए। फ्लैट टेराइन्स जो है यहाँ पर, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, सुटेबल लैंड्स है एस्टेब्लिशमेंट मिल के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है गुजरात और महाराष्ट्र के, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आसानी से इस काम के लिए जो रिक्वायरमेंट है, जो चीफ है, सस्ते और स्किल्ड लेबरों की जरूरत पड़ती है, जैसे टी प्लांटेशन में पड़ती है, आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है यहाँ पे। वेल डेवलप्ड रोड के द्वारा कनेक्टेड है, रेलवेज नेटवर्क है, परमिट, इजी ट्रांसपोर्टेशन है यहाँ। और टेक्सटाइल डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में आसानी से जो मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल है वो दूसरे देशों में दूसरे क्षेत्रों में पहुंच जाता है। मुंबई पोर्ट जो है नियर बाई फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी, जो भी इम्पोर्ट मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनरी यूज होती है वो हम आसानी से यहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं कॉटन टेक्सटाइल का। बट इन रिसेंट ईयर में हम देखते हैं अहमदाबाद जो टेक्सटाइल मिल है हैविंग सम प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। सेवरल टेक्सटाइल मिल हैव क्लोज, बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिल हैं अब गुजरात में वो क्या हो चुकी हैं, क्लोज हो चुकी हैं। दिस इज प्राइमरली ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर, क्योंकि आज भारत में हम देख रहे हैं बहुत नई न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स हैं देश में, एज वेल एज नॉन अपग्रेडेशन ऑफ मशीन। इसका कारण क्या है कि हमने जो मशीनें हैं उनका अपग्रेडेशन नहीं किया है इन द मिल ऑफ द अहमदाबाद। तो नई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएंगी तो हम उस अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज में हम पीछे हो जाएंगे, जिस कारण से जो पुरानी टेक्सटाइल मिलें हैं वो बंद हो चुकी हैं। ओसाका की अगर हम बात करें, इट इज एन इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है जापान का, ऑल्सो नोन एज मैनचेस्टर ऑफ जापान के नाम से जाना जाता है। जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद है, ऐसे मैनचेस्टर ऑफ जापान ओसाका है। उस मतलब मैनचेस्टर इंग्लैंड में मैनचेस्टर की तरह ओसाका में भी बहुत ज्यादा टेक्सटाइल मिले हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप इन ओसाका ड्यू टू सेवरल ज्योग्राफिकल फीचर्स, हम देखते हैं फैक्टर्स इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसे इंडिया में बहुत सारे फैक्टर्स थे अहमदाबाद में टेक्सटाइल मिल लोकलाइज होने के लिए, ऐसे ही ओसाका में भी बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जिसके कारण वहां पर टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुई है। एक्सटेंसिव प्लेन्स, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लेन अराउंड, प्लेन मैदानी भाग है ओसाका में। इंश्योर दैट लैंड वॉज इजिली अवेलेबल, वहां पर जो लैंड है वो इजिली अवेलेबल है फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन मिल्स के लिए, आसानी से वहां पर ग्रोथ हो सकती है मैदानी भाग में। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है वहां पर। इज वेल सूटेड टू स्पिनिंग करने के लिए, यानी कि काटने के लिए और बुनने के लिए। जैसे धागा काटा जाता है, काटना बोलते हैं, नॉट काटना। द रिवर योदो, वहां पर एक नदी है योदो रिवर, सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करती है इस मिल के लिए, आसानी से वाटर की प्रॉब्लम नहीं रहती है। नो वाटर स्कैर्सिटी, द वाटर इज अवेलेबल इन एडुकेट वे। लेबर इजिली अवेलेबल होते हैं जापान में। लोकेशन ऑफ पोर्ट कर हम देखें, आसानी से पोर्ट अवेलेबल है। फैसिलिटेट इम्पोर्ट्स, जो क्या करते हैं रॉ कॉटन्स को इम्पोर्ट करते हैं और जो मैन्युफैक्चर टेक्सटाइल है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं पोर्ट होने से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एट ओसाका की अगर हम बात करें, डिपेंड कंप्लीटली अपॉन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल इम्पोर्ट किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओसाका का, वो इम्पोर्ट जो हमने किया उस पर डिपेंड है, कॉटन पे।
कॉटन इज इम्पोर्टेड, जो कॉटन है क्योंकि कोस्टल एरिया कटा फटा टद है जापान का, तो वहाँ पर कॉटन मैन्युफैक्चर उतना नहीं करते हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं। दे इम्पोर्ट द कॉटन फ्रॉम द अदर कंट्रीज लाइक इजिप्ट से, इंडिया से, चाइना से और यूएसए से। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, तैयार प्रोडक्ट उत्पादन मोस्टली एक्सपोर्ट किया जाता है। इसकी गुड मार्केट है वहीं पर नियर बाय, ड्यू टू गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होने के कारण मार्केट अवेलेबल हो जाता है क्योंकि क्वालिटी अच्छी है और प्राइस कम है इसका। दो इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सिटी माना जाता है इस कंट्री का। एंड लेटर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ओसाका हैज बीन रिप्लेस बाय अदर इंडस्ट्री। आज हम देख रहे हैं अदर इंडस्ट्री के द्वारा भी रिप्लेस हो गया है ओसाका। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है, अब वहाँ पे बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं और सीमेंट इंडस्ट्री भी आज की डेट में हम ओसाका में देख सकते हैं। आईटी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसा कि हम जानते हैं आज आईटी सेक्टर्स में बहुत स्कोप है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन आईटी सेक्टर नाउ ए डेज। द मैनी सिटीज इन इंडिया आर कन्वर्टिंग इनटू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब। इमेजिन कर सकते हैं हाउ कुड बी ए कंपनी कुड ऑपरेट और 24 आवर्स वर्क डे। अगर 24 आवर्स वर्क डे हो, ऑपरेट करें तो कैसे करेंगे वो। सम सॉफ्टवेयर कंपनी जो हैं यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एंड बेंगलोर में, इंडिया हैव जॉइन हैंड्स टू अचीव दिस। इंडिया ने हाथ मिलाया है इसको प्राप्त करने के लिए। देयर आर मेनी वेज, ऐसे कई तरीके हैं इन विच दिस फॉर्म ऑफ शिफ्ट वर्क अक्रॉस ओशियन, जिसमें हम जो काम है वो अक्रॉस ओशियन यानी इस समुद्र के पार भी हम ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 सॉफ्टवेयर जो प्रोफेशनल हैं, डैनी इन सिलिकॉन वैली में और कैलिफोर्निया एंड स्मिता इन बेंगलुरु में, आर वर्किंग ऑन ए जॉइंट प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। वाइल जो स्मिता इन बेंगलोर है, स्लीव्स डैनी इन कैलिफोर्निया इज वर्किंग द एंड ऑफ वर्क डे। ही सेंड ए मैसेज टू स्मिता अपडेटिंग हिज प्रोग्रेस। वो अपने मैसेज भेजते स्मिता को अपनी प्रोग्रेस के बारे में। व्हेन शी अराइव, जब वो आती है एट वर्क इन बेंगलोर, ए कपल ऑफ आवर लेटर, कुछ घंटों के बाद, सी नोटिस द मैसेज अवेटर, उसके लिए एक मैसेज इंतजार कर रहा होता है। सी गेट टू वर्क ऑन द प्रोजेक्ट, उसको इस प्रोजेक्ट में काम करना होता है स्ट्रेट अवे बाय द एंड ऑफ आवर वर्क डे। अपने वर्क डे के अंत में सी रिले द रिजल्ट ऑफ आवर एफर्ट्स बैक टू कैलिफोर्निया। बाय द वे दे कम्युनिकेट एंड वर्क टुगेदर, वो कम्युनिकेट करते हैं और साथ साथ काम करते हैं। इट इज एज इफ दे वर सिटिंग एट, जैसे कि वो एक साथ ऑफिस में काम कर रहे हैं। ऐसा तब हुआ है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ऐसा पॉसिबल हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो होती है डील्स इन द स्टोरेज प्रोसेसिंग में काम करती है एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। टुडे इंडस्ट्री हैज बिकम ग्लोबल, आज ये जो इंडस्ट्री है ग्लोबल हो चुकी है। दिस इज ड्यू टू सीरीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल एंड सोशो इकोनॉमिक इवेंट्स पर। द मेन फैक्टर अगर हम देखें गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री आर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम देखें द मेन फैक्टर जो है वो है गाइडिंग द लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री को करना, रिसोर्स अवेलेबिलिटी होना, कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना। मेजर हब्स जो आईटी इंडस्ट्रीज के हम देख रहे हैं सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की और बेंगलोर इंडिया में। तो बेंगलोर जो अगर हम देखें, बेंगलोर की अगर हम स्टडी करें, बेंगलोर जो लोकेटेड है दक्कन प्लेटो पे निर्भर है, फ्रॉम वेयर इट गेट द नेम सिलिकॉन प्लेटो। सिलिकॉन प्लेटो से इसे नाम मिला है। द सिटी इज नोन फॉर इज माइल्ड क्लाइमेट, के लिए जाना जाता है, पूरे साल भर यहाँ माइल्ड क्लाइमेट रहता है। सिलिकॉन वैली इज ए पार्ट ऑफ सेंटा क्लारा वैली लोकेटेड नेक्स्ट टू द रॉकी माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। द एरिया हैज टेम्परेट, इस एरिया में टेम्परेट क्लाइमेट है। टेम्परेट रेयरली ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है, रेयरली, मुश्किल से। लोकेशन एडवांटेज अगर हम देखें सिलिकॉन प्लेटो की, बेंगलोर एंड सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया आर डिस्कस ऑन द नेक्स्ट पेज में हम डिस्कस करेंगे। हम नोटिस करेंगे इन दो सिटीज की सिमिलैरिटीज के बारे में। जो कैलिफोर्निया है या जो बेंगलोर है हमारा, उसकी सिमिलैरिटीज के बारे में। देयर आर अदर इमर्जिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब्स हैं जो मेट्रोपोलियन सेंटर्स इंडिया के हैं, एज मुंबई। जैसे अगर हम देखें इसको, अगर हम पढ़ें तो हम इसमें पाएंगे, डू यू नो कह रहा है ये,
वाई डू हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ग्रुप टुगेदर, जो हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज हैं क्यों ग्रुप टुगेदर होते हैं, एक साथ काम करते हैं। दे कैन बी लोकेटेड नियर मेन रोड, वो मेन रोड से लोकेटेड होते हैं, हाईवे से, फॉर इजी एक्सेस के लिए। फर्म्स कैन बेनिफिट फ्रॉम एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, जो फर्म्स होती हैं वो बेनिफिटेड होती हैं, एक्सचेंज ऑफ नॉलेज होता है उनमें, अपना नॉलेज का आदान प्रदान करती हैं। सर्विसेज एंड फैसिलिटीज जैसे कि रोड फैसिलिटी, कार पार्किंग, वेस्टेज डिस्पोजल्स कैन बी ऑर्गेनाइज इफिशिएंटली, ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अगर हम देखें बेंगलुरु एज द लार्जेस्ट नंबर, जो बेंगलुरु है उसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पाए जाते हैं और आईटी कॉलेजेज हैं भारत के। द सिटी वाज कंसीडर, ऐसी जो सिटी जो है कंसीडर डस्ट फ्री है, धूल रहित, और लो रेंट और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ किराया बहुत कम है और जो लिविंग कॉस्ट ऑफ लिविंग है यानी जो रहने का स्तर है, जैसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए कम चार्ज होता है और किराया कम होता है। यहाँ लाइफ क्या है, यहाँ इजीली लोग क्या कहते हैं सर्वाइव कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो कर्नाटक की है, इसने आईटी पॉलिसी फर्स्ट 1992 में की थी। द सिटी है द लार्जेस्ट एंड वाइडेस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, और इस सिटी में सबसे ज्यादा मात्रा में स्किल्ड मैनेजर्स हैं जिनका अपना वर्क एक्सपीरियंस रहता है। तो जो लोकेशन एडवांटेजेस थे जो इसके सिलिकॉन प्लेटोज के हमने एक्सपीरियंस, वी केम टू नो अबाउट द लाइफ ऑफ बेंगलुरु, दैट द लिविंग कॉस्ट ऑफ बेंगलुरु इज क्वाइट लो, रेंट इज लो एंड इजिली द स्किल्ड मैनेजर्स आर अवेलेबल देयर। क्लोज, अगर हम बात करें एडवांटेज या सिलिकॉन वैली को देखें, कंपेयर कर रहे हैं हम बेंगलुरु को और कैलिफोर्निया को। कैलिफोर्निया में क्लोज टू सम मोस्ट एडवांस जो साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है संसार में, वो काफी क्लोज हैं, एडवांस साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है सेंटर्स है बहुत ज्यादा वहाँ। प्लेजेंट क्लाइमेट है, वहाँ की क्लाइमेट काफी अच्छी है। अट्रैक्टिव और क्लीन इन्वायरमेंट है जैसा कि बेंगलुरु में देखा हमने। प्लेंटी ऑफ स्पेस ऑफ डेवलपमेंट एंड फ्यूचर एक्सपेंशन, विकास की संभावना, फ्यूचर का एक्सपेंशन है वहां पर। लोकेटेड क्लोज टू मेजर रोड, मेजर रोड से क्लोज है और एयरपोर्ट से। गुड एक्सेस टू मार्केट, मार्केट से पहुंच से नजदीक है और स्किल्ड ट्रेंड लोग आसानी से अवेलेबल है वहां पर। न्यू दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई को अगर हम देखें जो मेट्रोपोलिस सिटीज हैं जहाँ पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, और अदर सिटीज सच एज गुड़गांव जैसे हरियाणा में जहाँ ऑटोमोबाइल्स सेंटर्स भी हैं, पुणे है जैसे, तिरुवनंतपुरम है, कोच्चि है केरला में, चंडीगढ़, ये इम्पोर्टेंट सेंटर बन चुके हैं आईटी के आज की डेट में। हाउएवर अगर हम देखें बेंगलुरु एज ऑलवेज हैड अ यूनिक एडवांटेज, जो बेंगलुरु है इसमें हमेशा से यूनिक एडवांटेज रहा है। एज ए सिटी विद हाईएस्ट अवेलेबिलिटी ऑफ मिडिल एंड टॉप मैनेजमेंट, क्यों यहाँ पर आसानी से आईटी सेंटर्स हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर आईटी सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर। तो एक एजुकेशन का हब होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी हब है। नेटवर्किंग, जो ऑनलाइन नेटवर्किंग काफ़ी अच्छी रहती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है यहाँ पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन आसानी से, और स्किल्ड, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर स्किल्ड और एक्टिव लोग ज्यादा हैं, जिसके कारण ये एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बन गया। इन्वायरमेंट यहाँ का अच्छा है, और यहाँ पर जो अगर हम कहें लाइफ को सरवाइव करने की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जो जीवन चलाने के लिए एक हम देखें कि एक होता है कॉस्टली शहर होता है, और एक होता है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है जो बेंगलुरु में वो बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। यहाँ अगर हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहें, हम यहाँ फूड कॉस्ट कहें, यहाँ रेंट कहें होम का, वो एफोर्डेबल प्राइजेज में लोग वो अवेलेबल हो जाता है। तो आसानी से लोग अलग अलग स्टेटों से लोग क्या करते हैं यहाँ पर आते हैं। और आज हम देखें केवल बेंगलोर ही नहीं बल्कि जो बड़े बड़े गुड़गांव है आपका, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ भी आज के दिन में काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। यहाँ पर दिल्ली है, मुंबई है जहाँ आईटी कंपनियां हैं बहुत बड़ी बड़ी, और तिरुवनंतपुरम है। तो ये तेजी से क्या हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। वी आर वॉचिंग, और इसके पीछे जो है इन्वायरमेंट भी आ सकता है और अदर टेक्नोलॉजीज हम कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है, और ट्रेंड और एक्सपीरियंस जो लोग हैं यहाँ पर काम करते हैं। और
इसके अलावा बाहर की जो कई सारी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो ये देखती हैं कि यहाँ पर जो उनके और अदर जो रिसोर्सेस हैं वो आसानी से अवेलेबल है, तो बाहर की जो मल्टीनेशनल कंपनियां वो ज़्यादा इन्वेस्ट करती हैं इन्हीं स्टेट्सों में। इस कारण से जो सिमिलरिटी हमें देखने को मिलती है कैलिफोर्निया में और बेंगलुरु में वो कुछ हद तक सिमिलर है। सम लोकेशंस एंड सम फैसिलिटीज आर सिमिलर। इसलिए हमने इसमें यह भी पढ़ा कि जो अहमदाबाद है इंडिया का, वहाँ पर जो नदी है वी हैव वास्ड रिवर, वाटर फैसिलिटी अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पर चीप और स्किल्ड लेबर हैं और रॉ मटेरियल्स है और पावर सप्लाई है, वाटर अवेलेबिलिटी है। तो इसके अलावा हम देखिए टाइम टू टाइम, जैसे कभी पहले नदियों पे डिपेंड रहते थे है ना, फिर सी पोर्ट पे डिपेंड रहे और क्या कहते हैं कैनाल्स पे भी डिपेंड रहे, फिर रेलवे ट्रैक्स जो रेलवे स्टेशन है उस पे भी डिपेंड रहे। तो टाइम टू टाइम क्या हुआ, ये चेंज होता गया।